अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। आज हम करेंगे मिड टर्म प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट इज़ CS 601। अच्छा, बिफोर हम स्टार्ट करें एक बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए कि मेरी इस वीडियो के अंदर फोकस ये नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट बताऊँ, बल्कि मेरा फोकस ये है कि जो अभी आपके करंट मिड टर्म एग्जाम्स हो रहे हैं 2026 के, उसमें जो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर मेरा फोकस होगा, सो दैट आप वही चीज़ प्रिपेयर करें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन जस्ट वॉच अ वीडियो एंड गो एंड गिव योर एग्जाम। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं मैंने जितनी भी मिड टर्म वीडियोस बनाई हैं प्रिपरेशन की, उन्हीं की इंशाल्लाह ताला फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियोस भी बनाऊंगी जब आप लोगों के फाइनल टर्म्स हो रहे होंगे। सो दैट अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं और इससे आपको फ़ायदा हासिल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एंड द प्रिपरेशन वीडियोस ऑफ फाइनल एग्जाम्स एट योर अर्लीस्ट। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू इट। लेक्चर वाइज हम पहले देख लेते हैं, हमारे 18 लेक्चर्स हमारे सिलेबस है। सो लेक्चर 1 के अंदर आपने हैंड आउट ज़रूर पढ़ के जाना है, इसमें सब चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, MCQs के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में मेरी देखी हो तो मेरा पैटर्न ये है कि मैं जो हूँ आप लोगों को कुछ कीवर्ड्स याद करवाती हूँ कि उससे आप जो है वो चीज़ों को याद रखें। अब जैसे नेटवर्क है, अब नेटवर्क को अगर आपने याद रखना है तो हाउ यू कैन डिफाइन अ नेटवर्क। तो नेटवर्क इज़ अ सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन। जहाँ पे सिंगल ट्रांसमिशन की बात होगी, ये जो है डेफिनेशन या बेसिकली आपकी नेटवर्क की डेफिनेशन है। इंटरनेट की, इंटरनेट इज़ अ सेट ऑफ नेटवर्क्स कनेक्टेड बाय राउटर्स, यानी जब बहुत सारे नेटवर्क्स मिलते हैं तो वो जाके जो है वो इंटरनेट बनता है, जबकि वो कनेक्टेड हो राउटर से। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि बाय साइज़ में आपके पास कौन सा आता है, बाय कनेक्टिविटी, इसको आप एक फिंगर टिप्स पे याद रखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स 4 टाइप्स की। सबसे पहले आती है बाय साइज़। बाय साइज़ के अंदर आपके पास 2 तरह के नेटवर्क आते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, साइज़ के अकॉर्डिंग। फिर आती है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपके पास अगेन 2 टोपोलॉजीज आती हैं। फर्स्ट इज़ पॉइंट टू पॉइंट और फिर सेकंड है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। फिर इसके अंदर आ जाके आप ये दो लाइन की डिटेल्स याद कर सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट के अंदर आपके पास फिर 2 टोपोलॉजीज आ रही हैं, दैट इज स्टार एंट्री, और ब्रॉडकास्ट के अंदर आपके पास क्या आती है, सैटेलाइट एंड रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद हमने 2 पढ़ लिए, बाय साइज, बाय कनेक्टिविटी। तीसरा हमारा बाय मीडियम। बाय मीडियम में आपके पास केबल्स आ रही हैं, ठीक है, मीडियम आ रहे हैं, तो 3 केबल्स हैं और एक आपके पास रेडियो वेव्स है। तो 3 केबल्स में पहले आपके पास कॉपर वायर है, कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है एंड देन रेडियो वेव। और फिर बाय मोबिलिटी में आपके पास 2 तरह के नेटवर्क आते हैं, एक फिक्स्ड नेटवर्क है और एक मोबाइल नेटवर्क है। तो ये आपने जो है याद कर लेना। उसके बाद नेटवर्क इन डेली लाइफ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, और कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क सिस्टम की सिर्फ आपको जो है वो बताने के लिए कि आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उससे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से और ना ही आपके क्वेश्चन आंसर से। ओके, उसके बाद आता है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग बेसिकली ये होता है कि टू शेयर द रिसोर्सेज अमंग यूजर्स, ठीक है, इसको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद गोल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग क्या था, ताकि जो है हमारी जो इक्विपमेंट्स है वो कम हो जाए। अर्ली डेज में जो है वो इतना एक्सेस नहीं होती थी, गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता था इतनी सारी चीज़ें जो है वो बाय करना अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तब रिसोर्स शेयरिंग जो है वो किया जाता था। अच्छा, उसके बाद इंटरनेट कब आपका जो है वो एडवेंट हुआ है। सबसे पहले आपने ये वाला MCQs याद रखना है कि APRA जो है, APRA स्टैंड्स फॉर ARPA। सबसे पहले अपनी वाला MCQs याद रखना है कि ARPA स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। इन्होंने जो है वो फर्स्ट नेटवर्क स्टैब्लिश किया था और उनको अपना ही नाम दिया था ARPA के आगे नेट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोबिंग द इंटरनेट के कौन सी टूल्स हैं, तो आपको ये 2 टूल्स के नाम याद होना चाहिए। एक है पिंग, ठीक है, पिंग के थ्रू जो है आप ये पता लगाते हैं कि इस वेबसाइट जो है जो भी आपका नेटवर्क है वो अभी काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पिंग के थ्रू। और उसके बाद दूसरा आपके पास टूल है ट्रेसिंग राउटर, ठीक है। तो ये 2 टूल्स के अपने नाम याद रखने हैं। उसके बाद जो है ये हम बात करते हैं कि अगर आपने CS डेटा कम्युनिकेशन का जो आपका सब्जेक्ट है CS 601, अगर आपने वो पढ़ा हुआ है तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत इजीली याद होंगे और ये मुश्किल नहीं है। पैकेट्स क्या होता है, पैकेट्स आर द चंक्स और स्मॉल ब्लॉक्स, ठीक है। चंक्स लिखा हुआ है बट बेसिकली वी कैन कॉल इट चंक्स। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चंक्स, उनको हम पैकेट्स कहते हैं, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे जो है ये कैलकुलेशन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आएंगी, जो आएंगी वो मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, TDM जो है इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक टू, तो इसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है, इससे रिलेटेड भी आपसे MCQs भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है ये सब चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा फॉर द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आपके पास एक टॉपिक आता है डेटा स्टफिंग। ये आपसे पूछ सकते हैं, MCQs में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकते हैं कि डेटा स्टफिंग की कितनी टाइप्स हैं। अगर MCQs में पूछेंगे तो आपसे पूछेंगे कितनी टाइप्स हैं, उसमें आपको ऑप्शन ये होंगे, देयर वर 2 टाइप्स। और अगर वो आपसे क्वेश्चन आंसर में पूछेंगे तो आपसे कहेंगे कि डेटा स्टफिंग की जो 2 टेक्निक्स हैं उनके नाम बताएं। तो आपको 2 टेक्निक्स के नाम याद होने चाहिए, पहला है बाइट स्टफिंग, दूसरा है बिट स्टफिंग। और इसमें जो चीज़ें आपने याद रखनी कि बाइट स्टफिंग में क्या होता है, करेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर होती है, जबकि बिट स्टफिंग में क्या होता है, बिट ओरिएंटेड हार्डवेयर होती है, ठीक है। तो ये तो याद रखना आसान है कि जो बिट है उससे आपने बिट ओरिएंटेड याद रख लिया, और फिर जो दूसरा बचा वो जो है करेक्टर हो गया। करेक्टर में चूँकि बहुत सारी बाइट्स आ जाती हैं तो बहुत सारी बाइट्स मिलके जो है वो करेक्टर बनती है, तो इसलिए ये करेक्टर ओरिएंटेड है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा डेटा स्टफिंग खुद क्या है, डेटा स्टफिंग को आपने ऐसे याद रखना है, चेंज ऑफ डेटा फॉर ट्रांसमिशन, बस चेंज ऑफ डेटा फॉर ट्रांसमिशन इज डेटा स्टफिंग। तो ये वाला टॉपिक आपने बहुत अच्छे से करना है, लॉन्ग और शॉर्ट एंड MCQs फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद है ट्रांसमिशन एरर। ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से करके जाना है। आपको एरर डिटेक्शन टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए और फिर उनकी जो करेक्शन टेक्निक्स हैं वो भी पता होनी चाहिए। तो पहली एरर डिटेक्शन की 3 टेक्निक्स है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा 3 है। उसमें सबसे पहली जो है वो पारिटी चेकिंग है, ठीक है। इसके अंदर 2 आ जाती हैं टाइप्स, एक है इवन, एक है ऑड। इवन में होता है कि नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन होने चाहिए, जो भी आपका डेटा सेंड हुआ है, और ऑड में होता है कि पूरे जो नंबर ऑफ बिट्स हैं यानी जो पूरा डेटा है उसके जो नंबर्स हैं वो आपके पास ऑड होने चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाता है चेकिंग। उसके बाद जो है आपके पास दूसरा जो मेथड है वो है चेकसम, ठीक है। चेकसम आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये अर्थमेटिक सम को जो चेक करने के लिए काम आता है, ये जो है ना चेकसम। ये आपका MCQ आ सकता है, बल्कि ये आपका MCQs आ सकता है, बल्कि ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। इस कीवर्ड से आपने याद रखना है, बताते हैं अर्थमेटिक सम, ठीक है। चेकसम है। उसके बाद जो आपके पास तीसरी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है, CRC। ये 3 टेक्निक्स है टोटल, जिसमें से चेकसम और ये वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चेकसम तो फिर भी आपसे MCQs में पूछेंगे, लेकिन ये आपसे जो है ना क्वेश्चन आंसर्स में भी पूछा जा सकता है, तो इस वाले टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं, शिफ्ट रजिस्टर हैं और एक्सक्लूसिव और है, ठीक है। इसको आपने बहुत अच्छे से करके जाना है फॉर बोथ MCQs एंड फॉर द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपके पास अब आता है शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, टाइप्स ऑफ एरर, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स ऑफ एरर हैं जो कि ये चेक करते हैं। 2 तरह के एरर है, ठीक है। एक वर्टिकल एरर है, दूसरा बस्ट एरर। वर्टिकल एरर में जो है आपका बेसिकली हार्डवेयर फेल हो जाता है, और बस्ट एरर में जो है बेसिकली आपके बिट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, बिट में मसला आ जाता है। तो ये 2 तरह के एरर्स हैं, इनका आपको नाम याद होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ गई है लैन टेक्नोलॉजी। लैन को आपने बहुत अच्छे से करके जाना है। अगले जितने भी लेक्चर्स हैं वो लैन पर ही हैं। इसमें से कुछ खास चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो कि क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप लोग देख लीजिएगा, अदरवाइज दैट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट। ये वाला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से, इसमें से बहुत सारे MCQs आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है लोकेलिटी रेफरेंस प्रिंसिपल। इसकी 2 तरह के टाइप्स हैं, ठीक है। स्पेक्टिकल है, दूसरी है टेम्पोरल। स्पेक्टिकल में ये होता है अपने नियर बाय कंप्यूटर से जो है वो कम्युनिकेट करता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेटेड नियर बाय कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जो हमारे पास दूसरी होती है टेम्पोरल, इसमें एक ही कंप्यूटर से जो है ना वो रिपीटेडली कम्युनिकेट करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लैन की कौन सी टोपोलॉजीज़ हैं। अच्छा, ये टोपोलॉजीज़ बहुत अच्छे से करके जानी, क्योंकि ना वो आपसे इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, MCQs में भी आ सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें आपको एक टेबल दिया हुआ था, उसमें बहुत सारे सिनेरियोज थे, 5 सिनेरियोज थे, और आपने उसमें आइडेंटिफाई करके बताना था कि इस सिनेरियो के अंदर लैन की कौन सी टोपोलॉजी जो है वो यूज़ होगी। तो आपको जब इनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो लैन की 3 टोपोलॉजीज़ हैं, आपने इनको याद रखना है, स्टार, रिंग और बस। इसके अलावा जो है एक और होती है जो अभी हम ऊपर पढ़ के भी आए, जो पॉइंट टू पॉइंट है ना, पॉइंट टू पॉइंट, इसको हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको वो टेबल जैसे दिया हुआ तो उसमें 5 सिनेरियोज थे और 5 के अंदर डिफरेंट टोपोलॉजीज़ यूज़ हो रही थी, ठीक है। उसमें ये 3 तो यूज़ हो रही थी, चौथी मैश हो रही थी, और एक और अभी हम आगे पढ़ते हैं FDDI, ठीक है, वो यूज़ हो रही थी। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली एक हब होता है, ठीक है, यानी एक सेंटर होता है, और जो है बाकी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो अगर एक वायर यहाँ से काट देंगे तो सिर्फ एक कंप्यूटर इफेक्ट होगा, बाकी जितने हमारे पास ये 4 कंप्यूटर्स हैं, 5 कंप्यूटर्स हैं, ये जो है काम करते रहेंगे। उसके बाद आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में ये होता है कि अगर किसी एक कंप्यूटर को सिग्नल भेजना है तो पहले इस कंप्यूटर को सिग्नल जाएगा, अब उसने फर्स्ट करें इस वाले को भेजना था तो फिर इसको भेजा, फिर इसने फिर जा। तो इसमें यह है कि अगर आप एक तार भी काट दें तो जो है यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स इफेक्ट हो जाते हैं। कैसे, अगर इस वाले ने जो है वो इसको सिग्नल भेजना है और जो फ्लो ऑफ सिग्नल है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर इसने यही वायर कट हो गई तो सिग्नल कैसे भेजेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज तो चल नहीं सकता, क्लॉकवाइज ही चल सकता है। या अगर फर्स्ट करें ये वाली तार कट जाती है और इसने जो है वो सिग्नल भेजना है तो कैसे भेजेगा। तो रिंग टोपोलॉजी में भी मसला ये कि अगर आप एक तार भी काट देंगे तो आपका पूरा नेटवर्क रुक जाएगा। फिर आ जाती है बस टोपोलॉजी। बस का भी सेम मसला है, क्योंकि इसकी ये एक मेन वायर है और बाकी सब इससे शेयर हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मेन वायर में कोई मसला आ जाता है तो ये सारा आगे का सिस्टम रुक गया, ठीक है। लेकिन अगर इसकी ये सब वायर में मसला आता है तो फिर जो है फिर भी जो है वो नेटवर्क रुक जाएगा, क्योंकि ये वाले कंप्यूटर्स जो हैं आप वो इसको मैसेज नहीं भेज सकते, ये वाला कंप्यूटर जो है वो डिसेबल हो गया, ठीक है। यही बात इधर रखी हुई है कि रिंग में अगर आप एक भी कट कर देंगे तो आपका पूरा नेटवर्क, इंटायर नेटवर्क रुक जाएगा, जबकि स्टार में अगर आपका एक कंप्यूटर इफेक्ट हुआ है तो वो एक ही रहेगा। और इसमें भी जो है वो फ्यूअर नेटवर्क्स जो है वो होते हैं, लेकिन फिर भी आपका इंटायर नेटवर्क डिसेबल हो सकता है अगर आपने जो है ये मेन वायर ही आपकी कट गई है। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी कि अगर इस कंप्यूटर को सिग्नल भिजवाना है इसने, तो चूँकि अब इसकी मेन वायर में ही डिटेक्शन आ गई, ये मसला आ गया, तो फिर जो है ये एक कंप्यूटर का नकारा हो गया, आप इसको मैसेज नहीं भिजवा सकते। उसके बाद ये आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें से बहुत सारे MCQs बन सकते हैं। सबसे पहले कि ईथरनेट जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो लैन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर ये 3 नाम आपने याद रखने हैं, एक्सरॉल, आईटेल, डिजिटल, ठीक है। ये तीनों ने मिलकर जो है वो एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया था जिसको हम कहते हैं डिक्स स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद IEEE का जो स्टैंडर्ड उसने डिफाइन किया था फॉर मैनेजिंग, तो ये हमारे पास जो है वो 802.3 स्टैंडर्ड था। फिर ईथरनेट कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करता है, बस टोपोलॉजी यूज़ करता है। और कौन सी केबल यूज़ करता है, कोएक्सियल केबल यूज़ करता है।
और फिर ईथरनेट केबल समटाइम्स कॉल्ड सेगमेंट्स, ठीक है, ईथरनेट की केबल को ही सेगमेंट्स कहते हैं और इसकी मिनिमम सेपरेशन जो है वो 3 मीटर है। 3 मीटर से ज़्यादा फासला होगा तो सिग्नल्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं पहुँचेंगे। ये स्पीड के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है मैनचेस्टर एन्कोडिंग, इससे वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और यहाँ पे आपका जो है वो MCQs पे आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैनचेस्टर एन्कोडिंग में MCQ इस तरीके से आता है कि मैनचेस्टर एन्कोडिंग की जो है वो क्या ज़रूरत थी इंटरनेट में, तो टू चेंज फ्रॉम पॉजिटिव वोल्टेज टू जीरो इन कोड्स, इसकी जो है ना इस ज़रूरत के तहत जो है ना मैनचेस्टर एन्कोडिंग को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये जो है ना ये आपके पास ऑप्शन आएगा MCQs के अंदर और बाकी 3 अलग ऑप्शन दिए होंगे और मैनचेस्टर एन्कोडिंग का नाम पढ़ के आपने इस वाले ऑप्शन को जो है वो देख के टिक कर देना है। MCQs आपके पास ऐसा आता है कि आपके पास करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है। इसके अंदर ये जो करियर सेंस है इसका क्या काम होता है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कंप्यूटर लिसन्स टू द कोड, जो वो कोड को लिसन करता है उसका मतलब होता है कि सेंस द करियर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास करियर सेंस का मतलब है टू लिसन द कंप्यूटर कोड। ये बहुत टेक्निकल MCQs है जो उन्होंने निकाल के पूछा हुआ है, तो आपने इसको जो है वो अच्छे से देखते जाना, हो सकता है आपका भी आ जाए। फिर उसके बाद जो है ईथरनेट CRD के बारे में बताया हुआ, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकवरी फ्रॉम कोलिजन भी नॉट इंपॉर्टेंट। वायरलेस मैन के बारे में ये पढ़ के जाइएगा, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs पार्ट। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कोलिजन वाला जो कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसको एक दफ़ा जो है जस्ट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिपीटेडली आपके आ ही रहा है, ठीक है, FDDI स्टैंड्स फॉर फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरकनेक्ट। ये है क्या, ये रिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और इसकी किस लिए यूज़ होती है, सबसे पहले तो ये कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है उसको स्टेशन और ट्रांसमीटर से कनेक्ट करने के लिए, और फिर जो है पेयर ऑफ फाइबर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ फाइबर का मतलब ये है कि एक तार यूज़ नहीं हो रही, 2 तारें यूज़ हो रही, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये कि अगर आपका ये देखिए स्टार टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक वायर कट जाती है तो आपका ये एक ही वायर का सिस्टम रुका है, दूसरी वायर से सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और आपसे यही पूछेंगे कि जो है ऐसी कौन सी टेक्निक है कि जिसमें अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो भी वो अपने आप को रीस्टार्ट कर लेता है, ठीक है। वो कैसे रीस्टार्ट कर लेता है, इसी वजह से रीस्टार्ट कर लेता है, ठीक है। और देखिए एक वायर में एक डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है और दूसरी में दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों तारें जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर रही हैं, जिसकी वजह से उनको मसला नहीं आ रहा। तो इन केस ऑफ फेलियर ये क्या करेगा, रिमेनिंग स्टेशन लूप बैक, जो बाकी का जो है वो लूप बैक हो जाएगा और रीरूट डेटा थ्रू द स्पेयर रिंग, जो कि डबल केबल्स इसमें लगी हुई थी, तो जो दूसरा नेटवर्क था वो फिर जो है ना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वो आपसे क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछेंगे कि वो कौन सा नेटवर्क है जो कि खुद जो है वो रीरूट कर लेता है और जो है फेलियर के बाद वो खुद ही जो है अपने आप को रीस्टार्ट कर लेता है। तो ये वाला नेटवर्क, इसका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, दैट इज़ फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरकनेक्ट। ये वाला बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, MCQ पे बहुत सारे आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को तो अगर आप रट्टा मार सकते तो बेशक रट्टा मार के चले जाएँ, ठीक है। उसके बाद ATM का जो है यहाँ से बहुत सारे जो है ना वो MCQs आ सकते हैं, तो ये 3-4 लाइनें इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के चले जाए। ये भी आपको पता चाहिए कि ये स्टार टोपोलॉजी है ATM, ठीक है। इसकी एब्रीवेशन का लॉन्ग फॉर्म क्या है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर्ड मोड, ठीक है। तो ये भी आपको जो है याद होना चाहिए। आगे ATM का टॉपिक आ रहा है लेकिन उसमें से इतनी चीज़ें नहीं आई हैं, इसमें से जो है ना जो इन्होंने मेन इंट्रोडक्शन दिया उसमें से बहुत सारे MCQs बन रहे हैं। उसके बाद ये वाला टॉपिक आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो हार्डवेयर एड्रेसेस हैं ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ से MCQs आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर एड्रेस वाला, ठीक है। अच्छा, 3 तरह के आपको पता चल गया हार्डवेयर एड्रेस होता है। अब वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको सिनेरियो दे सकते हैं, तो आपको सिनेरियो के अकॉर्डिंग बताना होगा कि कौन सा जो है वो हार्डवेयर एड्रेस है। अब देखिए स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में आपको बस एक परमानेंट फिजिकल एड्रेस जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है, तो वो स्टैटिक का मतलब भी होता है रुका हुआ। उसके बाद आता है कॉन्फिगरेबल में क्या होता है कि आपको द एड्रेस कैन बी सेट बाय द एंड यूज़र ईदर मैनुअली और अगर किसी और से इलेक्ट्रॉनिकली करवाए, ठीक है। यानी जिस बंदे के पास वो पैकेट पहुंचा है नेटवर्क का, उसने खुद उसको जो है वो एड्रेस एलोकेट किया। और डायनेमिक जो है सबसे ज़्यादा वैसे MCQs और जो सिनेरियोज आ रहे हैं वो डायनेमिक के आ रहे हैं, तो डायनेमिक को गौर से सुन लें। डायनेमिक में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उसको असाइन हो जाता है फिजिकल एड्रेस, ठीक है। कोई उसको नहीं दे रहा, ना रिसीवर उसको दे रहा है ना सेंडर उसको एड्रेस दे रहा है। जब भी वो रीस्टार्ट होगा नेटवर्क उसको खुद जो है एक एड्रेस एलोकेट कर देगा, तो सबसे ज़्यादा रिलायबल फॉर्मेट हुआ। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, मल्टीकास्टिंग वाले टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस वाले को जो है ना आप ज़रा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आपके पास, 2 तरह की टाइप्स आ रही हैं, फ्रेम हेडर आ रहा है, पेलोड आ रहा है, ठीक है। इस वाले टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वो आपको ये नाम दे के पूछ सकते हैं कि इनके पर्पस बताएं, तो आपको इनके पर्पस याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस वाले टेबल को आपने बहुत अच्छे से करना है, ये आपसे जो है ना लॉन्ग में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेटवर्क एनालाइजर एक लाइन की डेफिनेशन है, आपको इसके लिए याद होनी चाहिए फॉर द MCQs पार्ट। ये देखिए यहाँ पे एक है प्रोमिस्कस मोड, ठीक है, इसके आपको जो है ना डेफिनेशन पता होनी चाहिए फॉर द MCQs पार्ट। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर जो है
इसको ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता है कि एक CPU जो है वो खुद से डेटा प्रोसेस नहीं कर सकता, जो उसको नेटवर्क की स्पीड से नहीं कर सकता, ठीक है। प्रोसेस तो कर सकता है लेकिन जितना जल्दी नेटवर्क उसको प्रोसेस करता है उतना जल्दी CPU जो है वो अकेले नहीं कर रहा। तो उसको ओवरकम करने के लिए ये एक स्पेशल काइंड ऑफ हार्डवेयर है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करता है CPU के साथ, किसकी मदद से, सेपरेट कार्ड की मदद से। और सेपरेट कार्ड का नाम जो है वो नेटवर्क अडाप्टर कार्ड भी है और साथ में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन MCQs में आपसे दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं, तो NIC हम इसको बोलते हैं, निक, ठीक है। तो निक वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। इसका ये वाला टॉपिक भी देख लीजिएगा, इसमें वो जो है आपको बता रहे हैं कि जो है निक इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, वो ये है कि ATM इंटरफेस कैन नॉट बी यूज विद FDDI, ठीक है। या ये हालांकि निक का टॉपिक है लेकिन इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बता दी है कि जो है ना वो FDDI के साथ यूज़ नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे जो है ना ये जो ईथरनेट इंटरफेस है वो किसके साथ नहीं यूज़ हो सकता, टोकन रिंग के साथ यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, और ये फिर यूज़ किसके साथ होता है, ये थिक, थिन, 10 बेस T ईथरनेट, और ये जो है ईथरनेट की बाकी किस्में लिखी हुई, इनके साथ जो है ये निक यूज़ होता है, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं निक जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है बिटवीन फिजिकल नेटवर्क। उसके बाद जो है यहाँ पे आ गया है कि निक और फिजिकल नेटवर्क का कनेक्शन कैसे पॉसिबल है, तो उसकी जो है 2-3 टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, यहाँ पे लिखी हुई थिन ईथरनेट है और 10 बेस T है, ये दोनों यूज़ होती हैं। उसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ के जाइएगा। इसमें वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो AUI केबल है, ये इन अ फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट करती है AUI केबल। इसके अलावा जो है इसके अलावा थिक ईथरनेट ऑल्सो रिक्वायर्स टर्मिनेटर्स। तो आपसे ये पूछेंगे कि ऐसी कौन सा टूल है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनको चाहिए होती है इसकी रिफ्लेक्शंस को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। सिग्नल की रिफ्लेक्टेंस को अवॉइड करने के लिए कौन सी डिवाइस की ज़रूरत होती है, तो आपको पता होना चाहिए टर्मिनेटर्स, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे आया कि उन्होंने जो है इन टर्म्स ऑफ थिक ईथरनेट, एक तो उन्होंने AUI केबल का ये पूछा है कि वो कौन से सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट करती है, तो वो डिजिटल सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है। दूसरा ये कि वो कौन सी डिवाइस यूज़ करती है सिग्नल रिफ्लेक्टेंस के लिए, तो वो टर्मिनेटर्स यूज़ करती है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट का क्वेश्चन था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। थिन ईथरनेट को भी आपने जो है वो एक दफ़ा पढ़ लेना है, वो आपसे जैसे उन्होंने ये वाला सवाल पूछा था तो आपसे वो थिन का भी पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये वाले इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हम पीछे जो है वो उसको पढ़ के आ चुके हैं। जो राइटिंग स्कीम वाला टॉपिक है ओवरऑल इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट मिड टर्म एग्जाम्स जो आ रहे हैं, क्योंकि उसमें से इतने क्वेश्चन कोई आया नहीं है एज सच, लेकिन फिर भी आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है। आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज़ हैं। एक जो है वो लॉजिकल है, लॉजिकल बेसिकली स्पेसिफिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी होती है, और फिजिकल क्या है वो डिपेंड्स ऑन वायरिंग स्कीम, ठीक है। तो इनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स जो है ना और रिपीटर्स, ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको आपने जो है वो अच्छे तरीके से देखना है। फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में जो है सबसे पहले रिपीटर्स पे बात करते हैं कि रिपीटर्स क्या है, कॉपर वायर है जिनके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन होती है, और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये वीक सिग्नल्स को जब रिसीव करते हैं तो उनको एम्पलीफाई करके और उनको ठीक करके आगे दूसरे सेगमेंट पर भेज देते हैं, ठीक है। अब उससे नुकसान क्या हो रहा था, उससे नुकसान ये हो रहा है कि सिग्नल में एरर है नहीं है वो उनको नहीं पता, उनके पास बस सिग्नल आया वीक था, उन्होंने उसको एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग किया और नेक्स्ट उसमें भेज दिया। तो अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए दूसरी एक चीज़ हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई जिनको हम कहते हैं ब्रिजेस। अच्छा, ब्रिजेस क्या कर रहे हैं, ब्रिजेस जो है वो 2 लैन सेगमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, निक के थ्रू, ठीक है। निक को यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए 2 सेगमेंट्स को। इससे क्या होता है कि वो जो है पहले एरर डिटेक्ट कर लेते हैं, और अगर किसी चीज़ में एरर, किसी सिग्नल में एरर होता है तो उसको आगे नहीं भेजते, दूसरे सेगमेंट में नहीं जाने देते, ठीक है, फिल्टर आउट कर देते हैं। तो इनका क्या इंपॉर्टेंट टास्क है, इनका टास्क है टू फिल्टर आउट फ्रेम्स, ठीक है। फ्रेम फिल्टरिंग जो है वो ब्रिज का इंपॉर्टेंट टास्क है। तो ब्रिज वाला इंपॉर्टेंट ब्रिज वाला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने अच्छे से देख के जाने। आगे जो है ब्रिज की थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस की है, सो यू कैन रीड इट आउट, ताकि अगर सिनेरियो बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जो है उसका पता हो, ठीक है। उसके बाद साइकिल ऑफ ब्रिजेस इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पैनिंग ट्री, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिथम या कौन सी टेक्निक जो है वो ब्रिजेस यूज़ करते हैं, वो जो है स्पैनिंग ट्री के थ्रू जो है वो सर्कल आपके जो ब्रिजेस हैं वो काम करते हैं। उसके बाद स्विचेस और वैन टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ तक आपका लैन का ऑलमोस्ट जो टॉपिक है वो रैप अप हो रहा है इस लेक्चर के अंदर। आगे से आपका जो है वो वैन पे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो स्विचिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है कि फ्रेम्स को जो है वो ट्रांसफ़र करना कंप्यूटर्स के दरमियान, ठीक है, उनको हम जो है वो स्विचेस कहते हैं। अब स्विचेस के बारे में भी यहाँ पे जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ किस तरीके से मिलकर काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में जो है वो थोड़ी सी बात शुरू हो गई है कि लैन के होते हुए वैन की क्या ज़रूरत पड़ी थी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर अगेन आपके पास जो पीछे प्रीवियस हमने थोड़े से टॉपिक्स पढ़े हैं, पैकेट स्विचिंग वगैरह, उसको जो है इन टर्म्स ऑफ वैन यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, राउटिंग की ये डेफिनेशन आपको जो है वो पता होनी चाहिए।
द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग द पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड राउटिंग। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लीजिएगा कि द फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना, जो नेक्स्ट हॉप टू डेस्टिनेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ पैकेट। ठीक है, और ये वाला फिनोमिना जो है वो सोर्स इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली जब आपका एक पैकेट सोर्स पे डिपेंड ही नहीं करा तो वो फिनोमिना जो है वो सोर्स से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये अगेन आप पढ़ लीजिएगा। ये वैसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन एज सच नहीं आया है, बट फॉर द MCQs पार्ट अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जो है स्टैटिक राउटिंग है, डायनेमिक राउटिंग है। उसके बाद ये वाले जो एल्गोरिथम है इसके बारे में जो लिखा हुआ है, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ईच नोड टू एवरी नोड, वो किसके थ्रू होता है, वो इस एल्गोरिथम के थ्रू होता है, विच इज़ डिजिक्स्ट्रा, वो इस एल्गोरिथम के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इसको एक दफ़ा चाहें तो देख सकते हैं। और लेक्चर 18 में से आपका ATM जो है इस पर ही पूरा लेक्चर बेस है, लेकिन जैसे मैं आपको पीछे ही बता दिया है कि इसमें से इतना ज़्यादा कोई चीज़ पूछेंगे नहीं आपसे क्वेश्चन के हवाले से, तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि आगे के जो आपके लेक्चर्स आ रहे हैं उसके साथ ये लेक्चर कनेक्टेड है और वो लेक्चर्स आपके फाइनल टर्म के सिलेबस में है। तो इसलिए ये लेक्चर की उस तरीके से जो है वो खुद ब खुद जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो रही है। इसको जो है अगर आप प्री रेक्विजिट फाइनल की तैयारी के लिए जो है वो प्रिपेयर करना चाहें तो लेक्चर 18 से प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। लेकिन चूँकि इसका ताल्लुक फाइनल के सिलेबस से ज़्यादा है तो इसलिए जो है यहाँ पे मिड टर्म में जो है वो इससे रिलेटेड इतना कुछ पूछा हुआ नहीं है। लेकिन एक MCQ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जिटर की जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ होती है, वेरिएंस ऑफ ट्रांसमिशन डिले। तो जहाँ ट्रांसमिशन डिले की बात हो वहाँ पे जो है वो जिटर आएगा, और ये जो है आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई हैव टोल्ड यू ये वाला लेक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो एट द एंड आई हैव सम स्पेशल सरप्राइज़ फॉर यू, सो उसकी तरफ चलते हैं। और वो ये है आपके पास डिटेल्ड नोट्स। अच्छा, अब ये नोट्स क्या है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, वाई एम टेलिंग कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो अभी आपके पेपर में आए हैं, अभी जो आपके मिड टर्म एग्जाम स्टूडेंट्स में एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, सो यू कैन प्रिपेयर दीज फ्रॉम हियर। देखिए, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑटोमेटिकली रिपेयर इटसेल्फ आफ्टर फेलियर। ये मैंने जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे FTTI का, तब भी मैंने आपको बता दिया था कि ये वाला नेटवर्क है जो कि अपने आप को खुद जो है ऑटोमेटिकली रिपेयर कर देता है। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट का है, तो आपसे पूछेंगे तो ये एक लाइन आपने जो है वो लिख कर आनी है। यहाँ पे नीचे जो है वो रीज़न लिखा हुआ है, तो अगर ये आप पढ़ लें और इनकेस आपसे लॉन्ग में अगर पूछ लेते हैं, सो यू नो द रीज़न। ठीक है, रीज़न मैं आपको बता दिया, उसमें 2 वायर्स होती हैं, दोनों में जो सिग्नल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो एक वायर भी कट जाती है। तो जो दूसरा सिस्टम होता है, जो दूसरा नेटवर्क होता है, वो जो है ना ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज़ सेल्फ हीलिंग। ठीक है, सेल्फ हील हो जाता है। उसके बाद दूसरा सवाल है, हाउ कैन 2 लेंस कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली व्हेन कनेक्टेड थ्रू ब्रिजेस। ठीक है, तो कैसे करते हैं कम्युनिकेट, यहाँ पे लिखा हुआ है, अ ब्रिज लर्न्स द एड्रेस ऑफ कंप्यूटर अटैच विद ईच सेगमेंट। ठीक है, अब चूँकि उसको एड्रेस पता है तो इट कैन कम्युनिकेट ईजीली। ठीक है, यहाँ पे देखें, आप मज़ीद इसका जो है वो पढ़ सकते हैं, वरना आप ये तभी लिख के आ जाएंगे, सो इट्स एनफ। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी कौन सी है, 2 है, फिक्स नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद जो है आपने एक्सप्लेन करना है नेक को, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को, तो आप उसका स्टैंडिंग बता सकते हैं, वाइड स्पेशल ये लिख सकते हैं। फंक्शन अगर वो पूछे तो आपने लिखना है, अदरवाइज इसको याद कर लीजिएगा। अगर लॉन्ग में आपसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट में पूछें तो 2 लाइन लिख के भी आएंगे, तो दैट वुड बी कम्प्लीटली एनफ। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि व्हाट इज़ CSMA/CD। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है हमारे पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन है, और इसकी क्या क्या काम है। ऑब्वियसली कोलिजन डिटेक्ट करना तो उसका पहला काम है, और किस तरीके से करें वो इसकी वर्किंग यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, और किस चीज़ में यूज़ होता है, इथरनेट में। उसके बाद जो है रिपीटर इंपॉर्टेंट है। रिपीटर कौन सी डिवाइस है, एक्सटेंड करती है लेंस के डिस्टेंस को, कैसे फंक्शंस हैं, क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, ये सब उससे आपसे पूछा नहीं है। अगर वो रिपीटर के बारे में पूछते हैं तो 1 लाइन वुड बी इनफ, लेकिन जो है अगर आपसे ये सवाल पूछते हैं तो आपको आने चाहिए। इसके बाद ब्रिजेस को देख लीजिएगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको चूँकि हैंडआउट्स में एक्सप्लेन कर दी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करी, लेकिन आपके यू शुड कीप इन माइंड और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट कि ये क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे गए हैं पेपर में। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में भी वही सवाल पूछ सकते हैं, हब क्या है, स्विच क्या है, एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप के बारे में आपको बताया था, CRC के बारे में बताया था कि ये एरर डिटेक्शन टेक्निक है, साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक, और जो है ना इसकी 2 तरह के टाइप्स हैं, ये आपको पता चाहिए। वर्टिकल एरर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे पास होते हैं हार्डवेयर में मसला आ जाता है। बर्स्ट एरर में क्या होता है, बिट में मसला होता है। फिर जो है टाइम डिवीजन कम्प्लेक्सिंग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, जिन आप ये 1 लाइन लिख सकते हैं, दैट वुड बी इनफ। और ये आपके पास जो है ना लॉन्ग के हिसाब से मैंने आपको टेबल बताया था, ये उसी टेबल में से हैं, तो ये आपने याद रखना है। ये लॉन्ग में भी आ रहा है, और ये जो है ना आपसे MCQs में भी वो पूछ लेते हैं कि आप हमें बताएं कि डेस्टिनेशन एड्रेस में कितनी बाइट्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से याद करके जाने, और फिर इनके पर्पसेस बहुत अच्छे से याद करके जाने। यहाँ से MCQs में पूछ सकते हैं और लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया है कि मैश का फार्मूला आपने बताना है कि कितने कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट होंगे। तो उसका सीधा सा फार्मूला है कि जो आपके पास जो भी n नंबर दिया होगा उसको आपने इस फार्मूला में डालना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, यू गेट द आंसर। उसके बाद जो है नेक्स्ट हॉपिंग फॉरवर्डिंग के बारे में उन्होंने आपको केस दिया था, सो आपने जो है उसको केस को देखते हुए उसके बारे में बताना है। और फिर आपके पास ये ट्रांसमिशन टाइम का एक न्यूमेरिकल है,
ठीक है। ये सिंपली आपने जो है ना इसको बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 8 बिट्स होते हैं और साथ में हमारे पास ये आ गया। और फिर हमारे पास जो ये मेगाबाइट्स हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए ये हमने यूज़ किए हैं नंबर्स। एंड देन इसको जो है किलोबाइट्स को किलो बिट पर सेकेंड्स को कन्वर्ट करने के लिए बिट्स पर सेकेंड में जो है हमने इसको जो है वो 10,000 से मल्टीप्लाई किया है। किलोबाइट 1 किलोबाइट इज़ इक्वल्स टू 10,000, तो बिट्स तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया है। और एंड में जो है हमने क्या किया है, टाइम निकालने के लिए साइज़ अपॉन टाइम, ठीक है, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास सेकंड्स में आ गया और सेकंड से हमने इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास मिनट में टाइम आ गया। ठीक है, तो इस वाले मेथड को भी एक दफ़ा प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा क्योंकि आपके पेपर में आया है। सो हो सकता है कि आपके पेपर में भी आ जाए, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए। और एंड में यहाँ पे जो है लिस्ट आउट किए हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके करंट पेपर में आ रहे हैं। तो आपने जो है इनको अच्छे से करके जाना है और इनको छोड़ना नहीं है। सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द मोर मिड टर्म एंड फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियोस।